नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने एक नई यूनिट शुरू की थी जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी। और ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश क्या है, अगर आपने ये सब कुछ नहीं देखा है तो आप जाइए पहले यूट्यूब पर पिछली वाली क्लास देखिए। अगर आप इससे पहले की क्लास देखकर पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। और आप बेटा पिछला पढ़ के नहीं आओगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि आज होने वाले तंगड़े सवाल और आज न्यूमेरिकल होंगे। बस आपको न्यूमेरिकल करना है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, लाइट क्या है इसके बारे में देखा। एक बार नए लोगों को बताएं क्लास कब होती है। तो पर डे प्रतिदिन होगी आपकी क्लास, लेकिन वो 8 PM से लेकर और कहाँ तक जाएगी बेटा, 9 PM। तो हमें लग रहा है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमें लग रहा है सारे लोगों को आवाज, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बेटा अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, यूनिट सीख रहे हैं, इसलिए हम आपके डाउट्स नहीं ले रहे या आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे। जैसे ही कल ये यूनिट खत्म होगी ना, इससे आए हुए 150 सवाल लगाएंगे या हम लोग हर सवाल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो एमपी टेट वर्ग 3 में भी साइंस कर दिया है, बाकी सब में आता ही है। सर कल हमने देखा लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो कल जब हम पढ़ रहे थे वहां हमने देखा जब प्रकाश जिस माध्यम में जाए सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाए उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में पढ़ा और काफी सवाल हमने लगाए। ये सारे सवाल हम कर चुके थे, एक एक बात की बहुत सारी बातें हो गई। आज हम इसके सेकंड टाइप को पढ़ेंगे और सेकंड टाइप का नाम है अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जल्दी से सारे लोग हेडिंग डालो, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, अपने अपने स्टेटस पे क्लास लगा दो, अपने अपने स्टेटस पे क्लास शेयर कर दो, और जिस ग्रुप में कर सकते हो उस ग्रुप में कर दो। यहाँ से हम लोग बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो जल्दी से अपने नोट्स खोलो और हेडिंग डालो, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला सवाल ये है, सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। मोटा मोटा देखें, अगर उसी मीडियम में लाइट लौट आए तो रिफ्लेक्शन है, और मीडियम चेंज हो जाए तो रिफ्लेक्शन। तो कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, लिखेंगे प्रकाश की वह घटना, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश उसी माध्यम में आए, सॉरी, जिसमें प्रकाश अपना माध्यम बदल ले, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश की वह घटना या प्रकाश का वह बिहेवियर जिसमें प्रकाश अपना मीडियम बदल ले, माध्यम चेंज कर ले, तो हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर ये मीडियम कैसे बदल सकता है, तो दो तीन कंडीशन या दो मेन कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लो ये कोई बेटा मीडियम है, ऊपर मान लो बेटा वायु है और नीचे क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर पानी। और प्रकाश की एक किरण आई और इससे बेटा चेंज हो गई। जब बेटा इससे चेंज हुई तो प्रकाश की किरण वायु से कहां गई बेटा, पानी में। रियल में विरल माध्यम से कहां गई है, सघन माध्यम में। और बेटा जब विरल से सघन में गई है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मीडियम चेंज हुआ, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। उल्टा भी हो सकता है सर, कैसे, ऊपर सर पानी हो और नीचे क्या हो, वायु, और अब प्रकाश की किरण क्या है, तो हम लोग कहेंगे मीडियम चेंज कर सकते हैं, तब भी है। तो हम तुमसे ये कहेंगे सर मेन क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे इससे पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से पढ़ा था। इसीलिए इसीलिए
हमें एक बात पता है सर, इतना समझो, अगर हम बेटा सड़क पे गाड़ी चला रहे और आगे पानी आ जाए, तो सड़क से गाड़ी जब पानी में जाएगी तो हमारी स्पीड पहले से कम हो जाएगी, और जब बेटा हमारी गाड़ी पानी से सड़क पे आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब है मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जब गाड़ी सड़क से कच्चे में गई है कीचड़ में, तो गाड़ी में डिसबैलेंस होगा। तो या तो हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरण अविलंब के पास आएगी या प्रकाश की किरण दूर जाएगी, लेकिन ये तय करना है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। इसीलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तन के प्रकार, तो जल्दी से अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के प्रकार क्या है। और बेटा आप लोगों को जानना होगा अपवर्तन दो प्रकार से होता है, लिख सकते हैं अपवर्तन दो प्रकार से होता है। तो बेटा एक अपवर्तन कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे, चलो यहाँ हम बना ही देते हैं। ये हमने कोई बाउंड्री बना दी, यहाँ से मीडियम बेटा चेंज होगा और यहाँ से हम बहुत सारी बातें तय भी करेंगे। छोटा सा बनाते हैं क्योंकि आगे हमें काम है। एक ये बना दिया, ऐसे समझ लो यहाँ पर क्या होगा सर, तो हम लोग कहेंगे सर वायु। अगर वायु है तो हम इसे बोलेंगे विरल माध्यम। ये क्या है बेटा, विरल, विरल माध्यम। और दूसरा क्या है बेटा, मान लो पानी। पानी है तो हम इसे बोलेंगे बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। तो एक कंडीशन ये है जब प्रकाश विरल से सघन में जाए, तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइप का नाम क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे नंबर एक, जब प्रकाश विरल से सघन में जाए, सघन में जाए। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा सर तब क्या होगा, एक तो हमें ये समझना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस पेशेंस रखना। दूसरी घटना ये भी हो सकती है सर क्या, तो हम लोग कहेंगे जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, तो दो घटनाएं होंगी। अब सर विरल और सघन क्या है वो समझो। दूसरे वाले मीडियम की तुलना में पहले मीडियम में प्रकाश की स्पीड क्या है, इसे सघन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश बेटा कहां से चला, तो हम लोग कहेंगे सूर्य से, सन से। और सन से प्रकाश चला तो पहले ये कहाँ था बेटा, स्पेस में, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम को कहेंगे बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे सर इसे बोलेंगे विरल। और वैक्यूम से ये प्रकाश बेटा कहाँ आ गया, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो वायुमंडल में आया, तो इसमें ये विरल है और ये क्या है, सघन। कुछ देर बाद वायु से कहा गया बेटा, पानी में। तो इन दोनों की तुलना में वायु विरल और पानी सघन। और पानी से कहा गया बेटा, कांच में। तो पानी विरल, कांच सघन। तो हम ये कह सकते सर केवल वायु या केवल पानी होना विरल और सघन नहीं है। विरल और सघन डिपेंड करता है दो लोगों की तुलना पे। क्यों करता है, क्योंकि सर वायु से ज्यादा प्रकाश की स्पीड कहाँ है, वैक्यूम में। इसलिए वैक्यूम विरल है और वायु सघन। वायु और पानी में स्पीड कै में ज्यादा है बेटा, वायु में। तो वायु विरल है और पानी सघन। पानी और कांच में प्रकाश की स्पीड कै में ज्यादा है, हम कहेंगे पानी में ज्यादा है, तो पानी विरल और कांच कैसे होगा, सघन। अब ध्यान से देखो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण बेटा आएगी तो कहानी क्या है, तो ध्यान से सुनना। तो ये प्रकाश की किरण आई, तो इसे तो हम कल पढ़ते हुए आए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई। इसे आपतित किरण बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो ऐसे ही बेटा ये आई, जैसे ये सघन में जाएगी तो क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे अविलंब की ओर झुक जाएगी। और बेटा अविलंब क्या था, तो हम लोगों ने कहा इसे बोलते थे नॉर्मल। ऐसे समझो ये क्या हो गया बेटा, हमारा अविलंब। चलो सॉरी, और चेंज करें। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या है बेटा, तो हम लोग कह देंगे सर ये हो गया हमारा यहाँ पर आर। तो ये क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे रियल में ये हमारा, ये सॉरी अविलंब है। ये कल भी पढ़ा था। ये क्या है, तो हम कहेंगे आपतन, आपतित किरण। और ये क्या है बेटा, परावर्तित किरण।
किरण। सेम घटना थोड़ी सी यहाँ कर लेते हैं, फिर हम समझाते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने नहीं। इस बार हमने क्या किया है बेटा, ऊपर सघन बनाया है, तुम ऐसे समझ लो पानी है, और नीचे वाला हिस्सा बेटा हमने वायु बना दिया, तो ऐसे समझ लो ये क्या है बेटा, विरल। तो जब प्रकाश, हम लोग ऐसे कहें, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब बेटा प्रकाश क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे सर सघन से विरल में जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर प्रकाश की किरण क्या होगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। अब कितनी क्या होगी ये आगे की बात, ये हमारा वही अविलंब है। इसे पहले जैसे ही हम लोग बेटा क्लासीफाई कर लेते हैं। चलो एक बार समझेंगे, बहुत सारी बातें यही से क्लियर हो जाएंगी। ये वही था बेटा आई, ये वही था बेटा आर, ये वही था बेटा आपका क्या, तो हम लोग कहेंगे सर अविलंब। अविलंब यहाँ पर सर क्या है, एंगल आई है, तो ये क्या होगा बेटा आपका एंगल आर हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है बेटा, ये एंगल आई है, तो ये क्या है बेटा, एंगल आर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखेंगे सर घटना क्या है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो होता क्या है, तो हम लोग कह देंगे सर नंबर एक, हम लोग कहेंगे सर प्रकाश की जो किरण है वो क्या आती है, तो हम लोग कहेंगे सर पास आ जाती है। किसके पास आती है, अविलंब के। तो बोलोगे, तुम लिख भी सकते, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं सर पास आती है। जब प्रकाश की किरण पास आती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब के पास आती है। अच्छा बेटा पास आई है तो जे वालो एंगल बड़ो होगा, जे वालो एंगल छोटा। तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो ऐसे में जो एंगल आई है वो बड़ा होगा, और जो बेटा एंगल आर है वो कैसा होगा, छोटा। तो याद रहे प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, तो जब कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो एंगल आई बड़ा होगा, आर छोटा। ऐसे मान ले विरल से सघन सड़क से पानी में जाएगा, और बेटा हमारी गाड़ी सड़क से पानी में जाएगी, तो पहले से स्पीड कैसी हो जाएगी, कम। तो हम लोग कहेंगे चाल घटेगी। बेटा ये बता बेटा, हम जब सड़क पे दौड़ेंगे तो स्टेप दूर दूर धरे जाएंगे, पानी में दौड़ेंगे तो स्टेप पास पास धरे जाएंगे। स्टेप को क्या बोलते थे, तरंग धैर्य, वेवलेंथ। तो हम लोग कहेंगे सर तरंग धैर्य भी क्या होगी, बदलेगी, तरंग धैर्य घटेगी, धैर्य घटेगी। लेकिन याद रहे आवृत्ति पर फर्क नहीं पड़ता, आवृत्ति नहीं बदलेगी, बताया अभी फिर बताएंगे, नहीं बदलेगी। ठीक है सर, वेग कल हमने कहा था अगर चाल और दिशा में से कोई एक बदल जाए तो वेग भी बदल गया, तो हम लोग कहेंगे सर वेग भी क्या होगा, तो हम कहेंगे वेग बदलेगा, बदलेगा। तो फिलहाल सबरी बातें छोड़ो, अभ्याल हम फिर बताएंगे। लेकिन एक बात तुम लिखो, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब के पास आ जाती है। इसलिए हमने ये कहा है किरण पास आती है, एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा, चाल घटेगी, तरंग दैर्घ्य घटेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, वेग बदलेगा। आवृत्ति क्या है, तो हम लोग कहेंगे ऐसे समझो प्रकाश की किरण के स्टेप हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, अभी हम इसको और समझाएंगे। फ्रिक्वेंसी क्या है, हर सेकंड में होने वाला काम है। तो ऐसे समझा, हम सड़क से पानी में गए तो ये घटना। अब पानी से सड़क में जाएंगे तो क्या होगी, तो ध्यान से देखो सर, पहलो का है अविलंब से दूर हो गए, तो हम लोग कहेंगे किरण दूर होगी, किरण, प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हो जाती है। अगर बेटा किरण दूर हो गई तो ये वाला एंगल छोटा और ये वाला एंगल बड़ा। सर इस बार जो एंगल आई है वो छोटा होगा और एंगल आर कैसा हो जाएगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, हमारी मोटरसाइकिल पहले पानी में कीचड़ में चल रही, तो हम रेस बने ताने स्पीड धीरे होगी, जैसे ही रोड पे चढ़ेंगे इतनी रेस में हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो ये बताओ जहाँ में चाल बढ़ेगी कि घटेगी, तो हम लोग कहेंगे सर इसमें स्पीड बढ़ेगी, यानी चाल बढ़ेगी। चाल क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे सर बढ़ेगी। अच्छा जी बता बेटा, स्टेप हमारे कैसे आएंगे, कीचड़ में दौड़ रहे हैं तो धीमे धीमे, सड़क पे दौड़ेंगे बड़े बड़े। तो हम लोग कहेंगे सर इसमें तरंग दैर्घ्य भी कैसी होगी, तो हम लोग कहेंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वेग, चाल स्पीड बढ़े या घटे वेग बदलेगा। अगर इतना समझ गए तो ये मान लो न्यूमेरिकल हो गए, और नहीं समझे तो कुछ नहीं हो पाया।
ध्यान से सुनो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सर ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो स्पीड बढ़ती है या स्पीड घटती है। लेकिन जब सब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, तुम विरल सघन पढ़ोगे, कंफ्यूज होंगे, तुम जे पढ़ो सड़क से पानी, और यहाँ पढ़ियो बेटा पानी से सड़क। तो तुम तो ऐसा समझ ले हम अपनी मोटरसाइकिल चला रहे, जैसे ही बेटा हम सड़क से पानी में गए तो मोटरसाइकिल हिलेगी, तो प्रकाश की किरण कैसी आएगी, पास। इसमें एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर कैसा होगा, छोटा। कीचड़ में फ्रिक्शन होगा तो स्पीड घट जाएगी, स्टेप पहले से, चक्कर पहले से कैसे हो जाएंगे, कम। ताकत तो इतनी ही लगा दी गाड़ी, फ्रिक्वेंसी वही है, लेकिन सर क्या है, तो हम कहेंगे वेग बदलेगा। अब हमने कहा करो कीचड़ में मोटरसाइकिल आती, स्पीड बांध ली, जैसे ही मोटरसाइकिल हमारी रोड पे आएगी एकदम दूर से बजेगी, तो दूर हो गई, एंगल आई छोटा, आर बड़ा, स्पीड पहले से बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य पहले से बढ़ जाएगी, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे जो वेग होगा वो बदलेगा, वेग हमारा जो होगा वो बदलेगा। अब यहीं से आगे जाते हैं, जिसने ये दो कंसेप्ट पकड़ लिए, कई सवाल हैं पर नहीं पकड़ पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरे नंबर पे प्रकाश की चाल और लिख लो, ये सवाल करवाएंगे आगे, तो जल्दी से, यहाँ हमने कहीं देखा है ये, सॉरी, चलो यहाँ हमने स्पेशल लिखवा दिया, कुछ छूटा होगा तो अलग से, जल्दी से इसे और बना लो, इससे न्यूमेरिकल होंगे। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है बेटा, वैक्यूम में, निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर, 3 लाख मीटर पर सेकंड में है। गैस में जब आती है तो 2,90,000 रह जाती है, जल में आती है तो 2.25, और उसके बाद कांच में 2 लाख, और तारपीन के तेल में कितनी है, तो हम लोग कहेंगे 2.04.8, ठीक है। तो ये प्रकाश की चाल। तो बेटा प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है, निर्वात। तो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल बेटा निर्वात, निर्वात के बाद कहाँ मिलेगी बेटा, गैस, गैस के बाद कहाँ मिलेगी बेटा, द्रव, और द्रव के बाद इसकी चाल कहाँ होती है, ठोस। जबकि बेटा हम साउंड के बारे में जब पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, निर्वात में है ही नहीं, और सबसे ज्यादा कहाँ होगी बेटा, ठोस में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्नेल्स लॉ, पता नहीं इस पे हमने कहीं बनवाया है कि नहीं। तो ये हमें लग रहा है यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक पता है तो सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आते हैं। चलो हेडिंग डालेंगे अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक। हेडिंग डालोगे अपवर्तनांक। सवाल जो है सर अपवर्तनांक के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, तो हम लोग कहेंगे सर अपवर्तनांक के बारे में हमें जो बताने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम था क्या, तो हम लोग कहेंगे सर स्नेल। तो पहली बात अपवर्तनांक क्या है, तो लिखेंगे किसी, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश की चाल का अनुपात निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, अपवर्तनांक लिखेंगे। इसके बारे में एक और लिख ले रहे हैं, इसके बारे में स्नेल ने नियम दिया, तो हम पढ़ते स्नेल का नियम, स्नेल ने नियम दिया और अपवर्तनांक का कोई माध्यम नहीं होता, माध्यम नहीं होता। अब बेटा स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, तो इनने ये बताया था कि भैया जो तुम्हारी प्रकाश की चाल है C/V बराबर n के होगी, या बेटा इसी n को हम लोग बोल देते अब म्यू, और ये n या म्यू क्या है, तो हम लोग कहेंगे यही है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। सवाल ये है सर ये C क्या है, तो हम लोग कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर माध्यम।
सर दोबारा से सुनो, अपवर्तनांक क्या है? तो वैक्यूम में प्रकाश की जो चाल है उसकी तुलना किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से करते हैं तो उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे स्नेल ने नियम दिया और इसे एन या म्यू कहा। ये जो म्यू है इसे अपवर्तनांक इंडेक्स बोलते हैं। इसकी कोई बेटा क्या नहीं है, यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल बटे चाल है, मीटर से मीटर कट जाएगा। इनने ये कहा था स्नेल के नियम में, अगर आपका अपवर्तनांक बड़ा है तो प्रकाश की चाल घट रही है और अपवर्तनांक छोटा है तो बढ़ रही है। अब देखो समझाते हैं अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा C अपॉन भी बराबर क्या है बेटा, म्यू। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ प्रकाश में निर्वात की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत जीरो से समझ रहे हैं। और माध्यम मान लो हम चेंज ही ना करें, निर्वात ही रहे, तो चाल तो उतनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें एक बात बताओ बेटा, क्या ये पूरी संख्या इनको एक बार काट देगी? तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल। तो हम ऐसे कहते हैं बेटा, निर्वात में हमें बताओ, हमें ये बताओ निर्वात का अपवर्तनांक क्या है? निर्वात का अपवर्तनांक तो तुम बोलोगे सर 1 है। थोड़ा सा और ऊपर आता है क्या बेटा? हम इसी वाली बात को थोड़ा सा और बढ़िया ढंग से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखो कैसे। चलो ध्यान से देखना। अब देखो बेटा क्या है, तो हम प्रकाश की चाल का अनुपात निकाल लेते हैं, वाटर जल से निकालते हैं। तो जो बता हमारी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड कहाँ है बेटा? वैक्यूम में सूर्य की अधिकतम चाल है। अब पानी में निकालना है तो पानी की चाल बेटा हमने तुम्हें कितनी पढ़ाई? तो बोलोगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसे बेटा हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ घात कट जाएगी, ऊपर कितना बचा बेटा? 2 जीरो बढ़ा दो 300, नीचे कितना बचा बेटा? 225। सॉल्व कर लें, 25 से हो जाएगा तो 15 से ही हो जाएगा। 15 15 225, 15 दूनी कितना हो गया? 30। 5 से कर दें, 5 चौके 20, 5 तिये 15। तो हमें जो बताओ पानी का जो अपवर्तनांक आया है, जल का अपवर्तनांक, किसी का याद रहे ना रहे, जल का होना चाहिए अपवर्तनांक, वो कितना आ गया बेटा? 4/3। या हम इसी को बना देते हैं कितना बेटा, और दे दे 1.33। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? अब हम आपको शॉर्ट में लिखा देते हैं, आप याद कर लेना, समय समय पे फिर निकलवाएंगे हैं। तो निर्वात में हो गया सर, अगर वायु का अपवर्तनांक कहें, वायु का अपवर्तनांक, तो बेटा वो होता है आपका 1.0029। अगर बेटा हम किसका बोले हैं तो हम लोग कहेंगे वायु हो गया, जल हो गया, कांच, कांच का अपवर्तनांक। तो बेटा कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। और लास्ट बोल रहे हैं बेटा काई को, तो हम लोग कहेंगे सर चलो इतने ही याद रखें। ठीक है। अब यहाँ से एक नया सवाल और आया। तो कुल मिलाए के बेटा हमने तुम्हें अपवर्तनांक निकलना सिखाया। अब एक बात बताओ, निर्वात का अपवर्तनांक कितना है बेटा? तो आप लोग कहोगे सर 1 है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 9, 3 × 10⁸ जब हमारी बेटा स्पीड मतलब अपवर्तनांक 1 से बड़ा आया, 1.3 आया, तो हमारी जल में स्पीड कितनी रहेगी? 2.25 लाख मीटर। फिर हमने देखा सर कितना आया, तो हम लोग कहेंगे 1.5 आया और बड़ा हुआ, तो बेटा हमारी स्पीड कितनी रहेगी? 2 लाख। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो चाल घट रही है, और अपवर्तनांक घट रहा है तो बेटा चाल बढ़ रही है। इतना समझने। यहीं से स्नेल भाई साहब ने एक बात और बताई। उनने ये कहा ये जो होता है ना, ये दो है, या तो उनने काम C अपॉन भी कह दें, एक ही बात है, या उनने काम एस आई साइन आई अपॉन का करते साइन आर। उनने का यही बात हम एंगल से निकाल सकते हैं। और या उनने का हम कह दें N1/N2, यानी उनके अपवर्तनांक। या फिर उनने सबसे बड़ा फॉर्मूला दिया वो समझो। उनने का ये हमारी आंखों का होता है धोखा, इसलिए उनने बताया कि भैया जो आभासी गहराई होती है वो बराबर होगी वास्तविक गहराई के।
वास्तविक गहराई बटे म्यू। अब ध्यान से समझो, किसी को कुछ समझ में ना आए, सिर्फ दो बातें। पहली बात यह है कि ये म्यू क्या है, तो हम कहेंगे चाल की अनुपात। दूसरा जो है, एक फॉर्मूला मिलेगा स्नेल के नियम से, आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। अब हम सबरी बात रिवाइज करके बेटा आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आए, कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। उदाहरण वगैरह आगे लिखवाएंगे। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है सर। अपवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो बोलेंगे अपवर्तन दो प्रकार का होता है। एक जब प्रकाश विरल से सघन में जाए और दूसरा सघन से विरल में जाए। एक जब प्रकाश की स्पीड घटे, एक जब प्रकाश की स्पीड बढ़े। सर अगर विरल से सघन में जा रहा है तो अविलंब के पास में किरण आएगी, एंगल आई बड़ा होगा, स्पीड घटेगी, तरंग दैर्घ्य घटेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा, वेग बदल जाएगा। सर जब दूर जाएगी यानी विरल से सघन में, जब प्रकाश विरल से कहा जाए बेटा तो हम लोग सघन से कहा जाए बेटा विरल। तो ऐसे में क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर किरण दूर होगी, एंगल आई छोटा, स्पीड बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी लेकिन वेग बदलेगा। अब हम लोग सीधे आते हैं आगे। अभी हमने देखा प्रकाश की सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ है बेटा, तो हमने तुम्हें बताया निर्वात में। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमने कहा वायु में आएगी तो क्या है, तो पता चला 2.9, 2,90,010⁸ मीटर पर सेकेंड। हम तुम्हें पूछ रहे प्रकाश जल में आएगा तो क्या है, 2.25, तो कितना हो जाएगा बेटा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हमने पूछ लिया सर कांच में आ गया है प्रकाश, तो बोलोगे 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा काई में है, तो हम कहेंगे निर्वात में, फिर वायु। वायु निर्वात, तो राइट आंसर का है बेटा निर्वात। चलो अगला सवाल बताओ। प्रकाश के अपवर्तन में यदि प्रकाश निर्वात से हवा में प्रवेश कर रहा है तो बेटा निर्वात में स्पीड अति 3 लाख, हवा में 2.9, तो ये कौन सा हो गया सर, विरल। ये कौन सा हो गया, सघन। तो सवाल ये है जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, तब क्या होता है। तो सीधी बात है, जब प्रकाश जाएगा तो अभी हमने आपको 3-4 बातें पढ़ाई, सिंपल सी, ये देखो इन्हीं से हम लोग देख लेते हैं। तो वो कह रहा है तब क्या होगा, तो हमसे कहा है बताओ, तब वो कह रहा है उस चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। चाल घटेगी सर, जब निर्वात में तो 3 लाख है, जो 290 घट गई, कुछ दिमाग ही नहीं लगाने। अपवर्तन की घटना में निम्न में कौन सा सही है। वो कह रहा है अपवर्तन की घटना हो रही, कौन सी बात सही है। वो कह रहे एंगल आई और आर बराबर, ये तो परावर्तन में गलत। आई बड़ा और आर छोटा हो सकता है, आई बड़ा आर छोटा ये दोनों हैं, तो हम लोग कहेंगे सर इनमें तो कोई भी सही नहीं है, ये दोनों ही सही हैं, तो तुम लिख लो बी और सी। बी और सी, या तो ये आए प्रकाश विरल से सघन में है या सघन से विरल में। विरल से सघन में तो ये सही होता, सघन से विरल में ये, और अपवर्तन दोनों ही है, तो हम कहेंगे बी और सी दोनों ही बहुत सही है। प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाए, सघन का मतलब है हम कीचड़ से सड़क पे जा रहे, समझ जाओ, स्पीड स्पीड का हो जाएगी, बढ़ेगी, तो चाल बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। कोण बढ़ेगा क्योंकि अविलंब से दूर होते, बढ़िया है। आवृत्ति कोई फर्क नहीं पड़ता। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, बिल्कुल। तो वो कह रहा है अपवर्तन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ऐसे में चाल बढ़ती है, कोण बढ़ जाता है, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ती है, आवृत्ति नहीं बढ़ेगी, तो ये गलत है, इसीलिए ये सही है, बाकी सब गलत। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की अपवर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा, ये पूछ रहा है। जब प्रकाश विरल से कहा जाए बेटा, सघन, समझ जाओ सड़क से पानी पे जाएगा। अब सड़क से पानी में तो अविलंब से दूर, दूर नहीं सर पास आते, अविलंब के पास आएगी, सही है, बी वाला सही है।
प्रकाश के अपवर्तन में यदि अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है तो प्रकाश अविलंब से दूर कब हटता है? जब हम सघन से विरल में जाते हैं। तो राइट आंसर है सघन से विरल। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर, मीटर पर सेकेंड है, यहां दे दिया किलोमीटर। क्या देखो उसने फंसाया। अब जे बताओ मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? 1000 का भाग देंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो हमें सिर्फ इतना बताओ, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसमें 1000 का भाग दे रहे हैं यानी 10 कितनी है? 3। तो हमने ये तो सुना है कि गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घटती है। तो ये कितनी घात घट जाएंगी? 5 रह जाएंगी। 3 × 10⁵ सही है ये वाला। अब होगा क्या? अगर हम रट्टू तोता है 8 रट के बैठे हैं तो फंसोगे। ये ध्यान देना पड़ेगा, मीटर पूछा है या किलोमीटर पूछा है? नौकरी चाहिए, आसान नहीं है? नौकरी नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और तैर के जाना है बस। अरे सॉरी, प्रकाश की चाल सर्वाधिक है द्रव, ठोस, गैस, निर्वात। नो डाउट निर्वात में। अब बेटा न्यूमेरिकल आते 2-3 है, तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझना, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे म्यू अपवर्तनांक। और बेटा अपवर्तनांक आपको याद करने पड़ेंगे। फिलहाल किसी के ना कर पाओ तो जल का कर लो, वो कितना होता है? 4/3। चलो यहां से सवाल, अभी ये सापेक्ष वाले सवाल तुम कल करोगे तो अभी इस लायक हो नहीं, थोड़ा सा आगे सीधे न्यूमेरिकल लेके आते हैं। चलो अच्छा ये छोड़ो, क्या से करो। एक स्विमिंग पूल की गहराई 4 मीटर नजर आती है, तो बताओ वास्तव में स्विमिंग पूल कितना गहरा है? चलो वेट कर रहे हैं, जल्दी से करो। एक स्विमिंग पूल की गहराई यदि 4 मीटर नजर आती है तो स्विमिंग पूल कितना गहरा है ये बताना है। अभी हमने कहा सर इसमें क्या होगा? एक होगी सर आभासी गहराई, एक होगी सर रियल यानी वास्तविक, और वटे में क्या होगा? म्यू। अब पहले तो ये देखो है क्या स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल होगा बेटा तो जल, और जल का अपवर्तनांक 4 कितना है? 3। सवाल हो गया। वो कह रहा है स्विमिंग पूल की गहराई 4 नजर आती है, इसका मतलब 4 नजर आ रही है, 4 है नहीं, आभास हो रहा है। तो आभासी गहराई कितनी होगी? 4 बराबर। बेटा वास्तविक गहराई कितनी है निकालना है, पता ही नहीं। वास्तविक बटे म्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3। अब बेटा ये बताओ, इसके बटे में भी एक होता है और हमने छोटे में पढ़ा है अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। अगर हम इनको बेटा गुणा करेंगे तो कहा आएगा? तो हम लोग कहेंगे 4 बराबर सर वास्तविक तो ये आपका है ही, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 रह जाएगा बेटा नीचे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना? 4 चौके 16, 3 आ जाएगा नीचे बराबर आपका बेटा वास्तविक है। और फिर देखेंगे तो हम लोग कर देंगे गुणा, 3×5 = 15, 1 बचा 10, 3×3 = 9। तो रियल गहराई हमारी कितनी है? 5.3, और हमें लगेगी कितनी? 4। तो स्विमिंग पूल या पानी से डूबी हुई चीजें हमें कम गहरी दिखाई देती हैं, क्यों? हम कहेंगे अपवर्तन के कारण। अब इस पे बहुत सारे सवाल हम पढ़ेंगे। स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, मछलियों का ऊपर दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सारी बातें हैं। पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे होंगे वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने इतना बड़ा इसलिए किया आप समझ जाओ, हम चाहते इस सवाल को थोड़ा और आसान कर सकते थे। क्या हम इस वाली बात को यूं नहीं लिख सकते? म्यू बराबर सर वास्तविक गहराई और बटे में क्या हो जाएगा बेटा? बटे आभासी। बटे क्या होगा बेटा? आभासी। तो हमें ये बताओ पानी का अपवर्तनांक याद करना पड़ेगा, कितना है बेटा? 4/3। वास्तविक पता नहीं, निकालना है। आभासी कितना है? 4।
जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, इनका भाग दे दो, 1.3 आएगा, वहां से करो। या फिर 4 चौके सर यहाँ डायरेक्ट करते तो ये 16 बटे यही 3 बराबर कैसा, रियल यानी वास्तविक। और ये हम जब निकालते 5 पॉइंट कितना आता, 3। ठीक है, तो उम्मीद है अगला सवाल तो कर दोगे। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? एक बार अच्छे से पढ़ो, कम से कम इसके 50 से 100 सवाल छोटे छोटे यूनिट के ये करेंगे। एक समुद्र में ऊपर चील उड़ रही, बढ़िया सवाल है। इस वाले पे हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। इस वाले के लिए आपको मिलता है 1 मिनट का समय। और सेकंड लास्ट सवाल होगा, तो हमें लग रहा है कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपका टाइम शुरू होता है भैया अब। चलो हम एक बार सवाल पढ़ देते हैं। एक समुद्र में चील उड़ रही थी, चील को मछली 24 मीटर की दूर नजर आती है। वह उसे दबोचने के लिए आती है और कितनी दूरी तय करेगी यदि समुद्र और चील की दूरी 21 मीटर हो तो? 24, 21, 25, 22 कौन सा सही है? थोड़ा तुक्का लगाए, वो जानता तो बहुत आसान है। वो सवाल करोगे, कोई भी एग्जाम होगा छूट नहीं सकता। हाँ, लेकिन हमने पहले ही कहा था हम सरल और कम पढ़ेंगे। जा बात की कोई गारंटी नहीं है, हम अच्छा पढ़ेंगे, इस बात की गारंटी। चलो हमें लग रहा है 1 मिनट हो गया, जिन लोगों के आंसर आने थे उनके आ गए। अब अपन बढ़ जाते आते। चलो, सवाल क्या कह रहा है? तो वो सवाल में कह रहा है भैया एक समुद्र है। हमने कहा ठीक है, पानी भरा है, चलो पानी भर देते हैं। अब वो ये कह रहा है इस पानी में एक चील है, वो सॉरी मछली तैर रही है। हमने कहा ठीक है, ये मछली बना दी। ऊपर एक चील उड़ रही थी, तो चलो ऊपर चील बना देते हैं। ये हो गया हमारा चील का हिस्सा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि एक समुद्र के ऊपर चील उड़ रही थी। ठीक है, चील जा रही है, मछली 24 मीटर नजर आई। इस चील ने देखा तो चील को बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी नजर आई वो कितनी थी? तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 24। फिर उसने कहा है और वह उसे दबोचने के लिए आती, वहां से नीचे आई। कितनी दूरी तय करेगी यदि समुद्र और चील की दूरी? तो वो ये कह रहा है भैया समुद्र से जो चील की दूरी है तो वो तो 21 है। तो जाको मतलब जे वाली बिने कितनी दिखाई दी होगी? 3। और हम सब जानते हैं पानी में जो दिखता है वो होता नहीं है, हमें पता उससे ज्यादा ही होता है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो अगर बेटा देखो इस पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, लेकिन मीडियम तो यहाँ से बदल रहा है, तो चेंज भी कहाँ से होगा बेटा? यहाँ से। हमें जो बताओ बेटा, अभी हमने देखा म्यू बराबर वास्तविक बटे क्या था बेटा? आभासी। म्यू पानी का कितना है? समुद्र में पानी है 3/4/3। अच्छा, वास्तविक चील को पता लगाना है। और बेटा ये नीचे की गहराई उसे कितनी दिखाई दी होगी? 3। 3 और 21 ही तो बाकी टोटल नजर आई 24। ठीक है सर, तो ये कितनी दिखाई दी होगी? तो हम लोग कहेंगे 3। हमने खूब पढ़ो अपने घर में, ऊपर नीचे पड़ोसी जो तो आमू सामू कट गए। तो बेटा रियल गहराई कितनी है वास्तविक? तो बोलोगे 4 मीटर। हमें ये बता बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 21। और रियल में दूरी कितनी है? 4। तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी? 25। अब बताओ कहाँ समस्या है? कोई तकलीफ? अगर नहीं है तो होमवर्क है हमारे पास, ये वाली सवाल करेंगे आगे अभी हम कल। एक पानी के अंदर एक होमवर्क ये करके लाओगे, कल हम बात करेंगे 34 वाला। एक होमवर्क ये करके लाओगे 35 वाला। और एक होमवर्क ये छोड़ो, ये हम कल छोटी छोटी बातें, अब तो कुछ रहा ही नहीं है, मेन बात तो पढ़ाई दी। ठीक है, तो चलो ये 2 होमवर्क करके लाओगे। तो मिलते हैं कल रोज 8 से 9।
पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ने तो जादू थोड़ा ही है चुटकी बजा हो जाए। तो पेशेंस रखिए, आप वो पढ़ोगे उम्मीद भी नहीं कर सकते। जब हम इसके सवाल लगाएंगे तब यूनिट की वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं।